बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लग रहा है आपको ये नावल? मैं भी आपके साथ ही ये पढ़ी हूँ। बहुत अच्छा मुझे ये नावल लगा है। आप भी अपनी जो वो है ना व्यूज़ इस नावल के मुतालिक वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी है, इसकी थीम कैसी लगी है। हमने इसके 6 हिस्से पढ़ लिए हैं। आज हम इसका पढ़ेंगे 7वां हिस्सा और मुझे उम्मीद है कि मज़ीद 2-3 हिस्सों में हम ना इसको ख़लास कर देंगे, इसका इख्तिताम कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे प्यार की खुशबू का 7वां हिस्सा। अरशद अपने बेडरूम से ऑफिस जाने के लिए निकला था, हाथ में हैंड वॉच बांधते हुए। इसकी नज़र सामने बैठे जरमील पर पड़ी, जो रज़ा को गोद में भरे उससे बातें कर रहा था। उसे सामने देखकर अरशद की आंखों में बिजलियां ही बिजलियां कूदने लगी थी। आंखों में वाज़ेह वहशत और बर्बरियत उतर आई थी। चेहरे पर एकदम सर्द मेहरी सी छाने लगी थी। उसके गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया था। वो कल रात ही नैरोबी से वापस आया था। उसकी बिजनेस डीलिंग कामयाब रही थी। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और सुबह सुबह ही जरमील का चेहरा देखकर उसके मुंह में कड़वाहट घुलने लगी थी। उसका खून जोश मारने लगा, अंदर बाहर लावा सा उबलने लगा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत भी हुई भी कैसे यहाँ कदम रखने की? जरमील ने नज़र ऊपर उठाई तो सामने अरशद को काफ़ी जाहो जलाल में देखा था, मगर सामने भी जमील था जिसका गुस्सा अरशद से कम भी नहीं था। मगर दोनों के गैज़ और गज़ब में फ़र्क भी बहुत था। अरशद अगरचे जज्बाती था, जिसे ये होश नहीं रहता था कि वो गुस्से में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मगर इसकी बनस्बत जरमील अपने गुस्से पर, अपने असाब पर, अपने होश हवास पर कंट्रोल करना जानता था। सामने वाले को ज़ेर करने का तरीका जानता था। तुम्हारी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है, जो अभी तक मेरी ज़रूरत पर ही हैरान हो। जरमील ने रज़ा को साइड पर बिठाया और ख़ुद उसके मुकाबिल खड़ा हो गया था। रजमा जो कि वहीं बैठी थी अरशद को देखकर खड़ी हो गई। आज उन दोनों का टकराव हो ही गया था। जाने ये टकराव क्या रंग लाए। दोनों ही गुस्से आवर शख्सियत के मालिक थे, एक दूसरे से पीछे हटने को कतई राजी नहीं थे। नजमा तो बाकायदा दिल पर हाथ रखे कितनी सूरतें पड़ने लगी थी। उनका दिल दहलने लगा था। इसी दौरान वहाँ सिमरन भी चली आई थी। अरशद और जरमील को एक दूसरे के मुकाबिल देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो सहम कर नजमा के पास आई थी और उनका कामते हाथ से शाना पकड़ लिया था। बहरहाल तुमसे बहस करने के बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं आज याली और रज़ा को लेने आया हूँ। खबरदार जो अपनी ज़बान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरशद तेज़ आवाज़ में ज़ोर से दहाड़ा था कि दरो दीवार तक हिल कर रह गई थी, मगर उसके दहाड़ने का जरमील ने कोई नोटिस नहीं लिया था। तुम्हारा नहीं ख्याल कि ये बात तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी भी है? तंजिया नज़रों से उसके अंदाज को देखा था जरमील ने। वो इस्तेहज़ाइया हंसा था। बीवी? बहुत जल्दी ख्याल आ गया अपनी बीवी का? हाँ आ गया जल्दी ख्याल तो। अब आगे आगे क्या? जरमील के लबो लहजे में नहायत सुकून इत्मीनान था, और यही सुकून और इत्मीनान अरशद की मज़ीद जान जला रहा था। आगे ये केस, अब इस किस्से को आज ही ख़त्म कर दिया जाए। वो आर्या पार करने के दर पे था। अरशद तुम ये क्या कह रहे हो? नजमा अपना दिल संभालती आगे बढ़ी। मामा प्लीज़ आप कुछ नहीं बोलेंगी? अरशद ने नजमा को मज़ीद कुछ बोलने से पहले ही टोक दिया था। जरमील ने नजमा को एक नज़र देखा, जिनका चेहरा उतर गया था। फिर सुरमई कांच में चिंगारियां भरे अरशद को घूरा था। दिल तो बहुत चाहा था कि आगे बढ़कर उस बेवकूफ़ के मुंह पर एक झांपड़ रसीद कर दे, मगर बमुश्किल अपनी गुस्सा और हालत पर काबू पाया था। बहुत शौक है किस्से को ख़त्म करने का। ज़रा अपनी बहन साहिबा को भी मंजर आम पर लेकर आओ और उससे पूछो वो क्या चाहती है। जमील की नज़र अचानक ही पीछे दरवाजे की ओर में छुपे याले की आंचल पर पड़ी थी। वो समझ गया था कि याले सब कुछ सुन चुकी है। उसे याले पे खुद पर ज़्यादा यकीन और एतबार था। वो जानता था कि याले उसका एतमाद, उसका भरम टूटने नहीं देगी, उसी का साथ देगी और रज़ा को गोद में बिठाए उसके हमरा चलेगी। सिमरन ने बगौर दोनों को देखा था। वो समझ गई थी कि लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी अगर दोनों में से कोई एक यहाँ से नहीं गया था। वो अरशद के जज्बाती गुस्से को भी अच्छी तरह जानती थी और जरमील की समझदारी से भी वाकिफ़ थी, इसलिए जरमील को समझाना ज़्यादा बेहतर था। वो जरमील की तरफ बढ़ी थी। जरमील प्लीज़ तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, अरशद बहुत गुस्से में है, बाद में पापा और डैडी के सामने आराम और तसल्ली से बात हो जाएगी। नहीं सिमरन, बात आज और इसी वक्त होगी। अरशद की इस हरकत को मैं बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं गर्दानता। ऑल राइट, तुम्हें बहुत खुश फहमी है ना? याले तुम्हारे साथ जाएगी? तुम जैसे खुद गर्ज मफाद परस्त का साथ देगी, जो उसे शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर भाग गया था। ये भी ना सोचा कि तुम्हारे पीछे उसका क्या हाल हुआ होगा। अब 2 साल बाद तुम वापस आते हो, सोई करते हो, चाहते हो, उम्मीद करते हो कि सब ठीक हो जाएगा। माई फुट, ऐसा तो ना मैं चाहता हूँ ना ही याले। फिर भी तुम्हारी खुशफहमी दूर करने के लिए ज़रूर उसे बुलवाता हूँ। अरशद नहायत गुस्से में आ गया था। आज तो अरशद की हालत ऐसी लग रही थी, मार दो या मर जाओ। वो आज दहकता अंगारा बना हुआ था। घर में फ़हीम अहमद और सलीम अहमद भी नहीं थे, जो उस भड़कते दहकते आतिश फिशा को फट्टे से रोक सकें।
वो दोनों आज सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए थे, क्योंकि समद आफरीदी, फ़हीम अहमद और सलीम अहमद तीनों की किसी से आज मीटिंग थी, वरना अरशद ज़रूर अपनी हदों में रहता। मगर आज तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सब कुछ जलाकर भस्म करने के दर पे था। याले याले, अरशद ने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद डरी सहमी खौफज़दा चिड़िया की तरह वो छोटे छोटे कदम उठाती अरशद के पास आकर ठहर गई थी। निगाहें बदसतूर झुकी हुई थी। वो अरशद के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसके फैसले हमेशा जज्बाती होते थे। गुस्से में किसी का ही अपना नुकसान कर रहा है वो ये नहीं जानता था, मगर जब गुस्सा ख़त्म हो जाता तो अपने किए पे पशेमान और शर्मिंदा भी होता। अपने जज्बाती गुस्से की वजह से जो खो देता उस पर पछताता भी बहुत था। मगर वो ज़रमील के ग़ज़ व ग़ज़ब जाहो जलाल से भी खूब आशना थी। वो वही करता था जो उसे सोच लिया या कह दिया, फिर उसे कोई उसके कदम से 1 इंच में नहीं ला सकता था। उस ख़ानदान के 2 ही लोग सबसे ज़्यादा गुस्सा आवर, ज़िद्दी और हरदम वाक़ होते। इस शोर शराबे और हंगामे को सुनकर नीचे से आसिया दहलती हुई अपना दिल थामे ऊपर आई थी। आरफीन, जो कि आज ऑफिस जाने के लिए नीचे उतर रहा था, वो भी इस शोर का शोर की आवाज़ सुनकर फ़ौरन वहाँ आया था। ज़रमील अरशद और याले को देखकर सारा मामला समझ गया था। तो आज ये दिन आ ही गया जिससे सबके दिलों में एक खौफ सा बैठ गया था। जी अरशद भाई, ज़बान बुरी तरह लड़खड़ा के रह गई थी। अरशद ने याले को देखकर उसका बाजू पकड़ के सामने किया था। याले, बोलो तुम क्या चाहती हो, बता दो सबको। तुम्हें इस खुद गर्ज मफाद परस्त इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी जो तुम्हें शादी के 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया था। बता दो सबको, और ख़ासकर ज़रमील के मुँह पर अपनी नापसंदीदगी का तमाचा मार दो ताकि मौसूफ़ की खुशफ़हमी दूर हो सके। अरशद, क्या कह रहे हैं आप? कुछ अंदाज़ा भी है? आपको गलत कर रहे हैं। आप खुदारा मत कीजिए इस तरह, ये सही नहीं है। सिमरन तेज़ी से अरशद के पास आई थी। अरशद का ज़रमील के साथ इस तरह का अंदाज़े तखातुब अच्छा नहीं लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। ख़बरदार जो तुमने इस मामले में एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर इसी में है कि तुम्हें सारे किस्से से दूर ही रहो। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम मेरे घर से ही निकलो। तुम्हें अपना ये भाई बहुत अजीज़ है ना, चली जाओ इसके पास, आराम से इसकी फेवर लेती रहना। मुझे और मेरे घर को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अरशद ने बुरी तरह उसको बेइज्जत कर दिया था। समरन हद तक ज़िल्लत और एहसास तौहीन से लम्हा भर को सुन खड़ी रही थी। अरशद ने उसे पत्थर खींच मारे थे। उस दर्जे सर्द महरी बेगानगी, अजनबियत और संगदिली का मुजाहरा किया गया था कि वो खून के घूंट भर के रह गई थी। अरशद अच्छी तरह से जानता था कि सिमरन ज़रमील की कमज़ोरी है। उसे सगी बहनों से बढ़कर चाहता था। हिरा और सिमरन में उसने कभी कोई फ़र्क नहीं किया था, इसलिए तो और भी उसके सामने सिमरन को लताड़ा था। अरशद इंतकाम की आग में इस कदर अंधा हो गया था कि ज़ाले की मोहब्बत में कोई रिश्ता नहीं देख रहा था। अरशद भाई, आप प्लीज़ सिमरन भाभी को इस तरह मत कहिए। ज़ाले को भी अरशद का सिमरन को यूं कहना पसंद नहीं था। सिमरन का चेहरा उतर गया था। अपने यूं बेवक़्त होने पर उसका दिल शिद्दत से मर जाने को चाहता। बमुश्किल अपने बहते आंसुओं को रोक पाई थी। ज़रमील ने सिमरन को नहायत दुख से देखा था। दर हकीकत उसे तकलीफ पहुंची थी। तुम जज्बाती नहीं, हद दर्जे के बेवकूफ़ और कमअक्ल इंसान हो। ज़रमील के गुस्से से रगे तन गई थी। बहुत तकलीफ हुई है ना तुम्हें? मुझे भी बहुत दर्द हुआ था जब तुमने याले के साथ बुरा किया था। मेरी मासूम बहन को तकलीफ पहुंचाई थी, मगर आज इसी वक्त याले के सारे दुखों तकलीफ़ों, इसके गुस्से और ज़ख्मों का मदावा हो जाएगा, क्योंकि तुम आज अभी और इसी वक्त याले को सबके सामने तलाक दोगे। अरशद, आरफिन आगे बढ़ा। उसे अरशद इस वक्त दिमागी मरीज से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त तो बिल्कुल अपने होशोहवास में नहीं था, वरना इतनी बड़ी बात, इतना मकरूह लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालता। स्टॉप इट, कहा ना मैंने कि इस सारे मामले में कोई नहीं बोलेगा। अरशद ने आरफीन को बुरी तरह झड़क दिया था। ज़रमील को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। उसने काटदार जहरीली नज़रों से अरशद को देखा था। उसकी नज़र अरशद से होती हुई याले के चेहरे पर टिक गई थी। ये सारा फित्ता फसाद उसी की बदौलत तो हो रहा था। वो चाहती तो 1 मिनट में ये सारी लड़ाई झगड़ा फित्ता फसाद ख़त्म कर सकती थी, मगर वो तो मुजस्समा बनी हुई थी, जैसे शायद उम्र भर ना बोलने की कसम खा के बैठी हो। वो चुप क्यों थी? कुछ बोलती क्यों नहीं थी? बोलो याले बेटा, आप क्या चाहती हो? आप खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्यों ये झगड़ा बढ़ रहा है? रिश्ते नाते ख़ानदान टूट रहे हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। आसिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनका लबो लहजा हांसा सा हो गया था। वो ज़रमील का बाजू पकड़े याले को सवालिया नज़रों से देख रही थी। बोलो याले, जो अरशद बोल रहा है ऐसा है क्या? तुम क्या चाहती हो? नजमा को याले की चुप ने गुस्सा दिला दिया था। वो कोई फैसला क्यों नहीं करती? उसी के सामने कज़न्स जैसे भाई लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने के दर पे थे, और वो खामोश तमाशाई बनी खड़ी ये सब देख रही थी, जैसे सारे रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जी मैं भी यही चाहती हूँ जो अरशद भाई चाहते हैं। सर को झुकाए, नज़रें नीचे किए वो एतराफ़ कर गई थी। अरशद का साथ दे गई थी। यू नॉनसेंस, ज़रमील के गुस्से की हद जवाब देगी थी। वो जो खुद पर कंट्रोल किए बैठा था, इस यकीन पर कि अरशद चाहे कुछ भी कहे या करे, मगर याले उसके साथ
है वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, मगर उसका भरम, उसका मान, यकीन सब उस एक जुमले की वजह से किसी मिट्टी के ढेर की तरह टूटता चला गया था। उसे अरशद से ज़्यादा याले पर गुस्सा आया था। वो याले की तरफ गज़ो गज़ब की कैफियत से आगे बढ़ा था कि आरफीन ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा था, जबकि याले उसके हद दर्जा गुस्से जाहो जलाल को देखकर अंदर तक काम गई थी कर रह गई और किसी खौफजदा चिड़िया की तरह डर के अरशद के पुष्ट के पीछे जा छुपी थी। जरमील आरफिन जोर से चीखा था और उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, जो शायद ये मजबूत दीवार तोड़ के सब कुछ तहस नहस करने के दर पे था। जरमील होश में आओ, आरफिन और आसिया ने उसे संभाला हुआ था। छोड़ो मुझे, जरमील ने एक झटके से खुद को छुड़ाया था। आरफिन घूरने के बाद अरशद को जहरीली नज़रों से देखने लगा था। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बेवकूफ़ी में तुम्हारा साथ देगी? जो जो तुम दोनों चाहोगे वो होगा? नहीं अरशद, ऐसा करते ही मुमकिन नहीं। अभी तक मैं जितनी नरमी से पेश आ रहा था, तुमने उतनी ही मुझे ज़िद दिलाई है। यार ये मेरी ज़िद और अना का मसला बन गई है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही अब वो मेरे साथ ना रहे, और अब तो मुझे उसको अपने साथ रखने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। वो ज़िंदगी भर मेरे नाम पर बैठी रहेगी। अगर कभी उसको मुझसे कोई जुदा कर सकता है तो वो सिर्फ मेरी मौत होगी। अपनी ज़िंदगी में तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मेरी मौत उसे ज़रूर अलग कर सकती है मुझसे। जरमील ने नहायत गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहा था कि कुछ लोगों के दिल बुरी तरह काम के रह गए थे। तो जरमील अहमद याले को ये भी मंजूर है? अरशद ने बेहिसी की सारी हदें पार कर दी थी। दिल इस कदर पत्थर हो जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। अरशद, नजमा कामती आगे बढ़ी थी और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया था। बस करो, बहुत हो गया। अब और नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे होकर इस कदर गिर जाओगे। जाने मेरी तरबियत में, मेरी परवरिश में कहाँ कौन सी कोताही सरजद हो गई जो तुम इस तरह के निकले हो। नजमा का लबो लहजा नहायत कमज़ोर हो गया था। मगर मामा, अरशद ने गाल पर हाथ रखे कुछ कहना चाहा। कहा ना, खामोश हो जो। अगर तुम्हारे पापा ने और फ़हीम भाई ने तुम्हारी हाथ में फैसले का इख्तियार दे दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो मुँह में आए बोल दे चले जाओ। जरमील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चलो यहाँ से। आसिया का लहजा भी बहुत कमज़ोर और हारा हुआ था। आज ऐसे सब कुछ ख़त्म हो गया था। जरमील ने नहायत शिद्दत से आसिया का लबो लहजा नोट किया था, फिर अरशद की पुष्ट से झांकती उन दो सब्ज़ आँखों में देखा था, फिर रुका नहीं था, निकलता चला गया था। क्या कुछ ना था उन सरमई कांच में। इस दर्जा हद तक आमेज़ काटदार नज़रें थीं कि याले एहसास तौहीन की शदीद लपेट में आकर खुद के लिए दुआ करने लगी कि ज़मीन फटे या आसमान वो उसमें समा जाए। जरमील, मेरी बात सुनो बेटा। आसिया तेज़ी से उसके पीछे भागी थी। वो उसके खतरनाक इरादों से खौफजदा हो गई थी। वो जज्बात और गुस्से में आकर कुछ कर ना बैठे। आरफीन ने जाते जाते एक भरपूर शिकायती नज़र याले के चेहरे पर डाली थी। फिर वो रुका नहीं था। आरफीन की नज़रों से वो एहसास से शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ के रह गई थी। इस दौरान सिमरन अपने बेडरूम से अपना सामान का बैग लिए चली आई थी। सिमरन, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? नजमा की नज़रें बैग समेत सिमरन पर उठी तो वो हक तक सी होकर रह गई थी। जहाँ से आई थी मामा। उसकी आंखों में अभी भी अपनी बेबसी के आंसू थे। अरशद ने मेरी 15 साल खिदमत और रफ़ाकत का सिला मुझे दे दिया है। भीगा और हारा हुआ लहजा उसे मज़ीद हकीर बना रहा था। वो खुद को फ़कीर की तरह लग रही थी जो मज़ार पर कई सालों से बैठा था, मगर फिर भी उसका कशकोल खाली था। याले खुद भी सिमरन की तरफ बढ़ी थी। वो उसको बहुत चाहती थी। कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी उसे उनकी ज़ात से, और अगर इन गुज़रे 2 सालों में वो जिस तरह उसके नज़दीक रही थी, भला कैसे वो उन्हें इस हालत में तनहा छोड़ सकती थी। सिमरन भाभी, प्लीज़ रुक जाइए, मत जाइए। अरशद भाई बहुत गुस्से में थे, मगर आप अपना नुकसान मत करें। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे अरशद भाई के सख्त रवैये की। याले ने सिमरन के दोनों शाने थाम लिए थे। तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? इसमें तुम्हारा भला क्या कसूर? और रहा नुकसान, उसने मुस्कुराकर खुद ही अपना तमसखर उड़ाया। वो तो हो गया है। अरशद को जो कहना था कह दिया। आज उन्होंने वाजे कर दिया कि उनके दिल में और उस घर में मेरी क्या हैसियत है। नहीं सिमरन, सिमरन तुम मुझसे पूछो, तुम्हारी क्या हैसियत और मकाम है मेरे घर में, मेरे दिल में। अल्लाह जानता है, तुम में और याले में मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। मैं जानती हूँ मामा, मगर इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। सिमरन, मेरी खातिर रुक जाओ बेटा। उन्होंने आज से उसे देखा था। प्लीज़ मामा, मुझे मत रोकिए वरना मेरा दम घुट जाएगा। प्लीज़, मैं कुछ दिन यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। अरशद ने जो बेइज्जती की, जितनी उसकी तज़हीक व तहकीर की, उसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो टूट कर बिखर गई थी। वो अगर यहाँ और मज़ीद रुकती तो उसका दिल फट जाता। उसकी दिमाग की रगें फट जाएंगी। उसका फैसला हतमी था जिससे वो एक इंच हिलने को तैयार नहीं थी। नजमा तेजी से अरशद के पास आई थी। अरशद, रोको सिमरन को, वो जा रही है, जाने दे उसे। ये उसका अपना फैसला है। जैसे जा रही है वैसे ही वापस खुद आएगी। ना तो मैं उसे जाने से रोकूंगा और ना ही लेने जाऊंगा। अरशद ने सर्द महरी से उस पर एक नज़र डाली थी। अरशद, पागल हो गए क्या? पछताओगे अगर सिमरन चली गई तो? नजमा ने घबरा के उसे देखा था। मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ मामा, और ना ही मुझे बीवियों के फजूल नखरे उठाने का कोई शौक है। जैसे अपनी मर्जी से जा रही है, वापस भी अपनी मर्जी से ही आएगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने सिमरन को बुरी तरह नज़रअंदाज किया और खड़ा हो गया, अपने बेडरूम में चलता चला गया। सिमरन ने दुख से जाते हुए अरशद को देखा था, कैसे लम्हों में वो उसे बेतौकीर बेमाया कर गया था।
सिमरन भाभी आप मेरे रूम में चलिए। याले को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी अरशद के रवैये से, मगर वो उसका घर बचाना चाहती थी। अपना तो शायद बचा नहीं पाई, मगर अपने अजीज़ अज़जान भाई के घर पर मामूली सी आँच भी नहीं आने देना चाहती थी। मत रोको मुझे याले, अब नहीं। फिर वो रुकी नहीं। किसी की भी मोहब्बत की, मिन्नत की, माफ़ी की ज़ंजीर ने उसके कदम नहीं जकड़े थे। याले रोती हुई अपने बेडरूम में जाकर बंद हो हुई थी। नजमा अपना दिल थाम के वहीं सोफे पर बैठती चली गई। अपनी औलाद की किस्मत पर रो दी। उनके घर का शिराजा बिखर रहा था उनकी आंखों के सामने, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अरशद अपने बेडरूम में ही था। ऑफिस जाने का इरादा कैंसिल कर दिया था। कितने ही घंटे गुजर गए थे एक ही रुख पर बैठे हुए। आज अपना बेडरूम बहुत खाली खाली लग रहा था, अपने दिल की तरह। जाने जज्बात और गुस्से में वो क्या कुछ कह गया था। इंतकाम की आग में इतना आगे निकल गया था, आगे कुछ पता ही नहीं चला क्या खोया, क्या इस आग की नज़र हो गया। शायद जो कुछ था वो उस अनदेखी भड़कती दहकती आग ने निगल लिया था, मगर नहीं, वो हक पर है। उसे जो कुछ किया ठीक किया। उसे उसी दिन का तो इंतज़ार था। ज़रमील को याले को हर हाल में छोड़ना ही होगा। उसने जो कुछ याले के साथ किया था वो भी तो ठीक नहीं था। फिर मामा और सिमरन क्यों नहीं समझती हैं? सिमरन अपनी मर्ज़ी से गई है, खुद ही वापस आ जाएगी। वो खुद को कतई मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा था, खुद को हक बेजानब समझ रहा था। वो उन सारी जहरीली सोचों को जाने कितने और घंटे तक सोचता। हालांकि सोच सोच कर उसकी कनपट्टियाँ दुख गई थी, मगर फिर भी हर सोच उसकी फेवर में थी। इसी स्ना में उसका एक झटके से दरवाज़ा खुला था। अरशद हाँफती काँपती नजमा अरशद के बेडरूम में दाखिल हुई थी। उनके चेहरे की हवाएं उड़ी थी। अरशद नजमा को ऐसी हालत में देखकर सही मानों में परेशान हो गया था। वो तेजी से अपनी जगह से उठा था और उनके दोनों शाने थाम लिए थे। मामा क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप इस कदर परेशान क्यों हैं? बल्कि अरशद ने उनको जल्दी से बेड पर ही बिठा दिया था, क्योंकि उनकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी गिर ही ना जाए। उसे टेबल पर रखे पानी से भरे जग में से ग्लास में पानी निकाला और नजमा को पिलाने लगा। मामा पहले आप पानी पिए। नहीं अरशद, मुझे पानी नहीं पीना। नजमा ने बुरी तरह ग्लास छटक दिया। चंद छींटें छलक के उसके ऊपर आई थी। तुम उसको देखो, वो जिंदा तो है ना? वो तकरीबन पसीने में शराबूर हो गई थी। कौन जिंदा है मामा? आप किसकी बात कर रही हैं? जरमील जरमील की। अरशद, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसकी गाड़ी को ट्रेलर ने कुचल डाला है। तुम देखो, वो मर तो नहीं गया। वो मुश्किल उनके मुंह से अल्फाज अदा हो पा रहे थे। खून खौफ से उसकी आंखें फटी हुई थी। व्हाट? अरशद के भी ये सुनकर आसान खता हो गए थे। ओ माय गॉड मामा, जरमील कहाँ है? कैसा है? जो कुछ चंद घंटों पहले हुआ था वो सब उसकी जहन की स्क्रीन से महव हो चुका था। उसका सारा गुस्सा जाहो जलाल पानी की झाग की तरह बैठ गया था। अगर याद था तो सिर्फ इतना कि उस वक्त जरमील अस्पताल में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में। मुझे नहीं पता वो कैसे है, मुझे उसके पास ले चलो। अरशद, वो बच जाएगा ना? जमील को कुछ होगा तो नहीं? खुदा के लिए मुझे उसके पास लेकर चलो। नजमा ज़ारों के तार रो रही थी। उनके हाथ पैर फूलने लगे थे, बल्कि वो तो खौफजदगी से बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ गई थी। अरशद को उनकी फ़िक्र लग गई थी। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ ना हो जाए। ओके मामा, मगर प्लीज़ रिलैक्स। आप अगर आप इस तरह परेशान होंगी तो मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा, बल्कि पहले आप ये पानी पिएँ। अरशद ने ज़बरदस्ती नजमा को पानी पिलाया और फिर जेब से मोबाइल निकाल कर आरफीन को डायल किया। आरफीन ने उसे सब बता दिया। चले मामा। वो उन्हें लेकर बाहर निकला तो उसे याले का ख्याल आया था। मामा याले कहाँ है? अरशद के दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया था। मुझे नहीं पता। ओ नो। वो तेज़ी से याले के रूम में आया। याले सामने ही खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था। वो समझ गया कि याले को भी पता चल गया है। याले, अरशद भाई, जरमील। याले की आती जाती सांसें रुक गई थी। उसका दिल धड़कना भूल गया था। अक्लो खैरत से बेगाना वो अपने सारे होशो हवास खोती चली गई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब अगर उसकी आंख खुलेगी तो गहरी अंधेरी कब्र में खुलेगी, क्योंकि जिस्म से रूह निकलते हुए महसूस की थी। इतने घंटे की मुसाफत के बाद हनीना अफरीदी अब बीबी जान के बताए गए एड्रेस पर क्वेटा पहुंच गया था। लाल ईंटों से बना ये शानदार और आलीशान बंगला वाकई तवज्जो का मरकज था। बाहर से बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीन कारीगरी की गई थी, लेकिन अंदर से उससे ज़्यादा हसीन डेकोरेट किया गया होगा। हनीना अफरीदी ने गाड़ी यहीं घर के बाहर साइड में पार्क कर दी थी। गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी लॉक्ड की और अब दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बैल बजाने लगा था। चौकीदार ने दरवाजे में बनी छोटी सी खिड़की खोलकर झांका था। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? चौकीदार ने अपने पठानों वाले लहजे में सवाल किया था। मुझे जहां आरा बेगम से मिलना है, आप उनसे कहिए हनीना अफरीदी कराची से आया है। अच्छा जी, तुम रुको, हम बोलता है जाकर। चौकीदार खिड़की बंद करके वहां से चला गया था। हनीना अफरीदी को शदीद कोफ्त होने लगी। इतनी देर हो गई थी मगर अभी तक कोई अंदर से नहीं आया था। शाम का वक्त हो चला था, सूरज ढलने लगा था। रात के साए अपने पर फैलाना शुरू कर रहे थे। उससे सोचा एक बार फिर बेल बजाए कि इतने में पूरा दरवाज़ा खुल गया था। नीना अफरीदी ने देखा था बीबी जान की उम्र की ही कोई खातून थी। उसे झुक कर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, आओ अंदर आओ। जहाँ आरा ने बुजुर्गाना शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा था, वो नीना अफरीदी को देखकर बहुत खुश हुई थी। उसे देखकर उन्हें अपना मसला हल होता हुआ नजर आ रहा था। अपनी मुश्किल आसान होती नजर आ रही थी। हनीना अफरीदी जहाँ आरा बेगम के हमरा अंदर दाखिल हुआ
था। अंदर जाकर बहुत बड़ा सा लॉन था जिसे देख कर लगता था उस पर बहुत मेहनत की गई है। फिर उसकी नज़र सब्ज़ों से भरे लॉन के बीच बने खूबसूरत से वाइट हाउस पर पड़ी। हनीना अफरीदी ने सताइशी से इस खूबसूरत से घर को देखा था और दाद दिए बिना नहीं रह सका था। आपका घर बहुत खूबसूरत है। हनीना अफरीदी में सबसे अच्छी बात यही थी, वो हर खूबसूरत शहर की दिल खोल कर तारीफ़ किया करता था। ठीक कहा बेटा, तुमने घर वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर अंदर घर के अंदर के लोगों के दिल इतने ही बदसूरत और छोटे हैं। जाने कि उनकी ज़बान से बेसाख्ता ये बात फिसी थी, मगर हनीना अफरीदी की बिल्कुल समझ में नहीं आया था। वो कंधे झुकाता कॉरिडोर से अंदर दाखिल हुआ था। उस बड़े से हॉल नुमा कमरे में आया था जिसे टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी, जिसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर शय चमक रही थी। सफ़ेद मार्बल के फर्श पर मामूली सी भी गर्द का निशान तक नहीं था। दिल लगाकर सफाई की गई थी। आपका घर अंदर से भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया गया है ये हॉल। यकीनन अच्छी सैलरी मिलती होगी आपकी आपके मुलाजमों को। नहीं, वो सैलरी नहीं लेती, बल्कि यहाँ रहने की कीमत चुकाती है। ये घर मुलाजमों के सहारे नहीं, सिर्फ उस एक अकेली जान के सहारे चलता है। वही उस घर की सफाई सुथराई से लेकर किचन तक को संभालती है। ये उसी की जिम्मेदारी है। किसकी? आप किसकी बात कर रही हैं? वो उनकी बातों से उलझ गया था। लार्विश अगवलान, मेरी इकलौती मरी हुई बेटी की इकलौती बेटी, जिसे उसकी माँ पैदा करते इस दुनिया से चली गई थी। लार्विश के जिक्र पर जहारा की ज़ईफ़ आंखों में नमी सी भरने लगी थी। जिसे हनीन आफरीदी ने बगौर देखा था। थोड़ा दुख भी हुआ था, मगर उसका असर तादेर यूं नहीं रहा कि उसके मोबाइल पर समिया जैदी की कॉल आ रही थी। हनीन आफरीदी के चेहरे पर खुशी के रंग छलकने लगे थे। उससे फ़ौरन जहाँ आरा बेगम को एक्सक्यूज़ मी कहकर कॉल रिसीव की थी। हाय, हेलो हनीन जानू, कहाँ हो यार? बताया तो था बीबी जान के काम से क्वेटा आया हुआ हूँ। हाँ याद आया। अब ये बताओ वापसी कब तक होगी? सच्ची मैं तो बोर हो गई हूँ। ओह रियली? ऑफ कोर्स डार्लिंग। ओके, मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करूँगा। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं वेट करूँगी तुम्हारा, और मुझे यकीन है तुम भी मेरे बिना बोर हो रहे होगे। हनीन आफरीदी की नज़र सामने उठी थी, जहाँ ऊपर सीढ़ियों से एक नाजुक अंदाम से खूबसूरत सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली लड़की नीचे उतर रही थी। टाइट जींस पर फिटिंग की छोटी सी बेबी पिंक टी शर्ट पहने, शोल्डर कट भूरे बालों को लहराती वो नीचे उतर रही थी। हनीन आफरीदी ने सोचा ये लाविश अगुलान है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले वो सुन चुका था। मोहतरमा घर के साथ खुद अपने ऊपर भी तवज्जो देती हैं, बहुत फुर्सत से अपना ख्याल रखती हैं। बोलो हनी, ऐसा ही है ना? वहाँ से समिया जैदी ने वसूख से कहा था। हनीन आफरीदी बुरी तरह चौंक कर रह गया था। क्या क्या ऐसा ही है डियर हनीन? समय से बुरी तरह चिल्लाई थी कि हनीना अफरीदी को अपने सेल फोन से अपने कान से दूर करना पड़ा था। वो ऐसी ही थी, पूरा पूरा हक जताती थी हनीना अफरीदी पर। अपना मामूली सी भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसकी। आई एम सो सॉरी यार, क्या कहा तुमने? प्लीज़ फिर से कह दो ना प्लीज़ डॉली। हनीना अफरीदी से मनाने के लिए इसी तरह जानू, डियर, डॉली वगैरह के प्यार भरे निक नेम से पुकारता तो वो खुश हो जाया करती थी। यही कि मेरी कंपनी बहुत महसूस करोगे। कंपनी तो यहाँ भी अच्छी मिल जाएगी। वो उस लड़की के खुले होशरुबा हुस्न को देखकर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था, मगर उसकी बड़बड़ाहट समिया को बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, वरना अभी कितने ही घंटे तक उसकी क्लास हो जाती है। हनन, मुझे लगता है तुम्हें लंबे सफ़र की थकन हो गई है। जाओ पहले फ्रेश होकर रेस्ट करो, फिर मुझे कॉल बैक करना, मगर उससे पहले मुझे ये तो बता दो कि आओगे कब? समिया सैदी ने फिर से पूछा गया सवाल दोहराया था। अरे यार, कल लंच हम साथ करेंगे, राइट? ओके डन एंड टेक केयर। फिर कुछ और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके वो फ़ोन ऑफ कर दिया था। दादू, ये कौन है? उस खूबसूरत लड़की ने जहारा के पास आकर हनीना अफरीदी की बलौरी आंखें बगौर देखी थी। ये हनीना अफरीदी है, मेरी कज़न का पोता कराची से मुझे और लार्विश को लेने आया है। व्हाट? मगर ये कैसे मुमकिन है? वो हनीना अफरीदी की मौजूदगी की परवाह किए बगैर बिगड़ के बोली थी। क्यों क्यों मुमकिन नहीं? जहारा बेगम ने नहायत नागवार नज़रों से अपनी पोती को देखा था। दादू, आप जानती हैं क्यों मुमकिन नहीं है? और वैसे भी आपका जाना तो बनता है, मगर लार्विश, आई थिंक आपको महाजान से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसने नहायत सुकून से कहा था और एक अदा से अपने शोल्डर कट बालों को हाथ से झटका था। खैर, ये तो बात की बात है, मगर मेरा ख्याल है तुम शायद कहीं जा रही हो। उन्होंने उसकी तैयारी को देखा, जहाँ आरा को मारूफ की ड्रेसिंग एक आंख नहीं भाती थी। वो अगर उसको टोकती रोकती तो सबसे पहले उसकी माँ की बहू लाला गुल जाहिल औरतों की तरह लड़ना शुरू कर देती थी। इसलिए उन्होंने उसे कुछ कहना बोलना ही छोड़ दिया था। जी दादू, इरादा तो था, मगर घर में भी तो मेहमान आए हुए हैं, उन्हें भी तो कंपनी की ज़रूरत होगी। माहरूफ ने मुस्कुराती नज़रों से खूबसूरत से हनीन आफरीदी का चेहरा देखा था। उसकी ड्रेसिंग से माहरूफ ने अंदाज़ा लगाया था कि वो किसी अच्छी फैमिली का होगा, और शायद अमीर भी। और वो तो वैसे भी खूबसूरत और डैशिंग लड़कों की कंपनी इंजॉय करती थी, इसलिए उसके सर्कल में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से अच्छी फ्रेंडशिप थी। उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत तुम्हें कोई नहीं है। हनीन अभी आया, लंबे सफ़र की वजह से थक भी बहुत गया होगा, वो उस वक्त आराम करेगा। उन्होंने मारूफ को नापसंदीदा नज़रों से देखा। हनीन आफरीदी को अंदर की जानिब लेकर बढ़ गई। हनीन आफरीदी मारूफ शाह को एक गहरी नज़र से ऊपर से नीचे देखता हुआ जहारा बेगम के साथ हो लिया था। मारूफ को जहारा बेगम का
खुद उसके साथ ऐसा बिहेव सख्त नागवार गुजरा था। उसे अपनी हनीना अफरीदी के सामने इंसल्ट फील हुई थी। ऐसा लगा जैसे जहांरा बेगम ने जानबूझकर उसकी हनीना अफरीदी के सामने बेइज्जती की हो। वह नखुश से पैर पटकती अंदर माँ जान के बेडरूम की सिमत बढ़ी ताकि जहांरा बेगम की शिकायत कर सके। माँ जान, माँ जान, मारूख जोर से दरवाज़ा खोलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। लाला गुल किसी से फ़ोन पर महज़ गुफ्तगू थी। मारूख को इस तरह गुस्से में तन अंदर आते देखा तो बात को समेटा और फ़ोन बंद करके उसके पास आई थी। क्या बात है स्वीटी, क्यों इतने गुस्से में हो? लाला गुल ने उसकी शोल्डर कट भूरे बालों को संवारा था। माँ जान, आप दादू को समझा ले। जानती हैं उन्होंने मेरी किस कदर इंसल्ट की है। तलखी से नहायती बदतमीजी से उसने जहारा बेगम की शिकायत की थी। गुस्से की लाली उसके खूबसूरत चेहरे पर छलक रही थी। मगर क्यों? उन्होंने फिर तुम्हारी ड्रेसिंग को कुछ कहा है? और तो तुम अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जा रही थी तो बेबे से कैसे टकराव हो गया? लाला गुल को भी बहुत बुरा लगा था। एक ही तो बेटी थी, उनकी हाथ धो के पीछे पड़ी रहती थी। लाला गुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मारूफ को कोई कुछ भी कह दे। फूलों की तरह रखती थी वो मारूफ को। जी माँ जान, मैं वहीं के लिए निकल रही थी कि बीच में दादू और उनकी कज़न का पोता आ गया। बस मेरी ही किस्मत ख़राब कि मैंने सिर्फ उनसे ये कह दिया कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके मेहमान को कंपनी दूंगी। बस मेरा यही कहना था। दादू को तो इतना बुरा लगा कि उन्हें घर आए मेहमान की भी परवाह नहीं की और अच्छी खासी तौहीन और बेइज्जती कर दी। अपने कज़न के पोते को इस तरह लेकर अंदर चली गई कि खुदा न खास्ता मैं उसको अपने साथ बाहर ही ना ले जाऊँ। डिस्गस्टिंग। और आपको एक बात और बताऊँ, उन्होंने प्लान भी बना लिया है। वो लारविश को लेकर कराची जाने की तैयारी कर रही हैं। मारूफ ने लाला गुल को एक बात बता दी जिससे लाला गुल का पारा हाई होने लगा था। ऐसा वो सोच भी कैसे सकती हैं? लाविश को लेकर कराची चली जाएंगी इस घर से? अगर लाविश जाएगी तो उसका जनाजा ही बाहर जाएगा। खुद तो बड़ी भी कब्र में लटकी पड़ी हैं, जाने का वो किस वक्त सांस रुक जाए। इतना लंबा सफ़र कर लेंगी वो? लाला गुल ने जहांरा बेगम के लिए नहायती नाजेबा गुफ्तगू की थी। ये तो आपको वही बताएंगी। जाहिर सी बात है, जब कराची से अपने कज़न के पोते को बुलवाया है तो जाने का ही प्लान होगा ना। मैं भी देखती हूँ वो लाविश को कैसे इस घर से कदम भी बाहर निकालती हैं। मगर कराची में उनकी कौन सी कज़न रहती है जिसका पोता यहाँ उन्हें लेने आया है? आई डोंट नो। मगर हनीना अफरीदी नाम ले रही थी दादू उसका। हनीना अफरीदी, उन्होंने धीरे से नाम दोहराया। बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद उनको याद आ गया था कि यह हनीना अफरीदी कौन है। लाला रुख ने लाला गुल को सोचते चेहरे को बगौर तका था। अभी आप किन सोचों में पड़ गई हैं सच्ची माँ जान? मुझे उस वक्त शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है और आप यूँ आराम और फुर्सत से बैठी हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मारूफ ने मुंह फैलाकर लाला गुल को देखा था। अरे बेवकूफ़ लड़की, जानती भी हो कि यह नीना अफरीदी कौन है? वो खुशी से निहाल हो गई। मुझे क्या पता, और आप तो यूं क्यों खुश हो रही हैं जैसे किसी मुल्क के कोई सदर का बेटा आया हो हमारे घर। लाला गुल की खुशी उसे पसंद नहीं आई थी। हाँ, तुम नहीं जानती इसलिए बेजारियत सी दिखा रही हो। चलो मैं बताती हूँ। हनीना अफरीदी समद अफरीदी का छोटा बेटा है। माँ जान, अब ये समद अफरीदी कौन है? वो शदीद खौफ का शिकार हो गई थी। समद अफरीदी एक मशहूर बिजनेस टाइकून, बल्कि ये ही नहीं, वो एक बहुत बड़े जमींदार भी हैं। दौलत तो जैसे उनके घर की बांधी है। अमीरों के जाने कौन से नंबर में समद अफरीदी का शुमार होता है। उनके पास इतना पैसा है कि अगर साथ पुश्ते भी बैठ कर खाएँ तो कम ना पड़े। और उनका बेटा हमारे छोटे से घर में आया है। पगड़ी, हमारे तो घर के भाग ही जाग गए हैं। किस्मत ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी है। जाओ उसे वेलकम करो। अगर अफरीदी खानदान से हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सोचो उससे कितने फ़ायदे होंगे हमें, तुम्हें और सबसे बढ़कर तुम्हारे डैड के बिज़नेस को। अफरीदी खानदान से रिश्ता जुड़ने पर तुम्हारे डैड का बिज़नेस चांद तारों को छूने लगेगा। मारूफ, तुम खूबसूरत हो, अक्लमंद हो। हनीना अफरीदी को अपना असीर बनाने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस तुम्हारी एक बार हनीना अफरीदी से शादी हो जाए। लाला गुल ने मारूफ को सुनहरे सुनहरे ऊंचे ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। वो ठहरी बचपन से ही शौक मिजाज, रंगीन तबीयत की मालिक, हुसन परस्त, दौलत परस्त, जो अपने से नीचे देखना भी पसंद नहीं करती। इसलिए उसकी जितनी भी लड़कियों से फ्रेंडशिप थी सब के सब हाई सोसाइटी में मूव करते थे। मगर फिर भी सब लड़कों को एक पलड़े में और हनीना अफरीदी को एक पलड़े में रखा जाए तो सबसे भारी पलड़ा हनीना अफरीदी का ही होता। और मारूफ को मज़ीद से मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश थी, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगी कि हनीना अफरीदी को हासिल कर ले। हनीना अफरीदी ने उसे ना सिर्फ बेशुमार दौलत मिलेगी बल्कि शहरत भी हासिल होगी। माँ जान, आपका इरादा और ख्याल बुरा नहीं। हनीना अफरीदी से मुझे लग्जरी, दौलत और शोहरत मिलेगी। मेरे डैड का बिजनेस ऊंचाई की उस बुलंदी पर चमकेगा जिसकी ख्वाहिश आपको और मुझे है। तो मैं हनीना अफरीदी को ज़रूर अपने हुस्न का असीर करूँगी। मारूफ शाह की आंखों में हनीना अफरीदी को पाने का जज्बा जोश मारता दिखाई दिया था। वेरी गुड स्वीट माई स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। लाला गुल ने मारूफ शाह का रुखसार थपथपाया, उसे शाबाशी दी थी। अब चलो हम भी हनीना अफरीदी से मिले। वो दोनों खड़ी होकर बाहर जाने लगी थी कि लाला गुल ने मारूफ शाह का शाना थाम लिया था। और एक बात और, हनीना अफरीदी जब तक यहाँ है तुम्हें अपनी दादू की कड़वी की सीधी बातें सब्र तहम्मुल से कड़वे जहर की तरह घूंट घूंट हलक में उतारनी होगी। उनसे अपना रवैया दुरुस्त रखना होगा, उनसे प्यार से पेश आना होगा ताकि हुनैन अफरीदी पर अच्छा असर पड़े। क्योंकि सुना मैंने यही है कि सिलजोक अफरीदी और हनीना अफरीदी अपने वालिदैन की इज्जत अपनी जान से बढ़कर करते हैं।
डोंट वरी माँ जान, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसने इत्तला के बालों को झटका दिया था। गुड गुड माई चाइल्ड, बट माँ जान एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी मुस्कुराहट यह एकदम ही लबों से गायब हुई थी। वो क्या? लार्विश अरगुलान। लार्विश? मगर कैसे माँ जान? आपने कभी उसको गौर से देखा? उसके सादे हुस्न और बेइंतहा खूबसूरती पर अगर हनीना अफरीदी मर मिटा तो? लाला गुल ने उसके होंठों पर अपनी अंगश्त शहादत रख दी थी। पागल लड़की! लार्विश मेरे बब्रेक शाह की होने वाली बीवी है। ये बात हम उसे पहले ही बाबर करा देंगे। और फिर बाबर कराने की ज़रूरत भी क्या है? लार्विश जैसी बेवकूफ़ लड़की को पसंद करेगा भी कौन? ये तो हम लोग हैं जो उस जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे, वरना उसकी औकात ही क्या है? लाला गुल ने आंखों ही आंखों में उसकी पूरी ज़ात की धज्जियां भी घेर दी। यू आर राइट माँ जान, लार्विश को तो बबरूक भाई ही रख सकते हैं। वो भी सिर्फ मजबूरी है। अगर वो हमारे घर से चली जा गई तो हमारे घर की सफाई सुथराई कौन करेगा? हमें अच्छे अच्छे मज़ेदार जायकेदार खाने कौन बना के खिलाएगा? और भी मेरे बहुत से काम हैं जो वो करती है, जिससे मैं मुतमईन हूँ। ये बात तो आप 100% दुरुस्त कह रही हैं महाजान। मेरे भी कितने काम हैं जो वो करती है, और आप तो जानती हैं कि मुझे उसी के हाथ के काम पसंद है। बट महाजान, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बबरीक भाई कशमाला और लाविश में से एक साथ कैसे शादी कर सकते हैं? बबरीक कशमाला और लाविश से शादी भले ही एक साथ कर लेगा, मगर सुहाग रात तो सिर्फ कशमाला के साथ ही मनाएगा। रह गई लाविश, तो वो जिस कमरे में पड़ी है सारी ज़िंदगी वहीं पड़ी रहेगी। और आपको लगता है दादो आपको करने देंगी? मारूफ ने अब्रू उचकाई। तुम्हारी दादो की ज़िंदगी ही कितनी रह गई है मेरी जान, आज है कल नहीं। उनकी लाइलाज बीमारी उनको ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देगी। दोनों के तंज़ी और बेहंगम कहकहे रूम में गूंजे थे। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, चलो चले हैं नीना प्रीति से मिलने। और यस माँ जान, वो दोनों चलती हुई नीचे आई थी जहाँ आरा के बेडरूम में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लाला गुल चहकती हुई जहाँ आरा के बेडरूम में दाखिल हुई। नहायत मसनूई शफ़क़त से हनीना प्रीति के सर पे हाथ फेरा था। जहाँ आरा अच्छी तरह लाला गुल की एक्टिंग समझती थी। वो जानती थी कि मारूफ से होने वाली गुफ्तगू वो लाला गुल को जाके बताएगी ज़रूर, जिसका वो नतीजा अपने सामने देख रही थी। दो माँ बेटी की यहाँ मौजूदगी का मकसद वो जानती थी, मगर खुद उन्होंने क्या सोचा था वो तो इन माँ बेटी के रिश्तों को भी इल्म में नहीं था। इससे पहले कि लाला गुल और मारूफ अपने नापाक इरादे में कामयाब होती, वो इस नापाक इरादे के खात्मे का सोच चुकी थी। लाला गुल तो हनीना अफरीदी पर यूं प्यार निछावर कर रही थी जैसे हनीना अफरीदी कराची से दूर यहाँ कोयटा में उसी प्यार के लिए तो आया है। वो सही मायनों में उसके लिए ऐसे मसनूई प्यार उनकी अदाकारी से घबरा के रह गया था। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। वो तेज़ी से लाला गुल से अलग हुआ था और ज़रा फासले पर जाकर खड़ा हुआ था, मगर लाला गुल को अपने अमल के हनीना अफरीदी के रद्द-ए-अमल पर ज़रा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उनको तो हनीना अफरीदी की शक्ल में अपनी अकलौती चहेती बेटी मारूफ का मुस्तकबिल, अपने जान से अजीज़, अपने दिल के टुकड़े बबरीक शाह की मज़ीद बढ़ती कामयाबी, अपने शौहर के बिज़नेस में चार चांद, ये सब वो हनीन अफरीदी में देख रही थी। हनीना अफरीदी को जाने कि उनका अंदाज़ो व लहजा सब बनावटी लग रहा था। इस कदर हैवी मेकअप ज्वेलरी में नहाई हुई वो हनीना अफरीदी को किसी नमूने से कम नहीं लग रही थी। जब इस उम्र में ये हाल है तो जवानी में जाने क्या होगा। उसे लाला गुल से अजीब सी कराहियत सी महसूस हुई थी। उसने अपनी नज़रों का ज़ाविया ही बदल लिया था। अरे बेबी, आप भी कहाँ हनीन बेटा को अपने इस छोटे से घुटे हुए बेडरूम में ले आई हैं? मैंने तो हनीन बेटे का सुनते ही वहाँ फ़ौरन ही लार्विश से कहकर मारू के बराबर वाला बेडरूम खुलवा दिया, जो नहायत ही कुशादा हवादार रोशन है। वहाँ हनीन को ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। लाला गुल ने इतनी नरमी से कहा जैसे ये नरमाहट उनके लबो लहजे का खास हिस्सा है, मगर जहारा से बेहतर कौन समझ सकता था लाला गुल को। उन्होंने तंजिया नज़रों से देखा था। नहीं प्लीज़, इस तकल्लुफ़ की ज़हमत मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई आधे घंटे में ही जहाँ आरा आंटी को लेकर कराची के लिए रवाना हो जाऊँगा। हनीना अफरीदी को पहले तो नहीं, मगर लाला गुल की मौजूदगी से ज़रूर घुटन होने लगी थी, और सबसे ज़्यादा उनके नॉन स्टॉप बोलने वाली आदत से बेजार हो गया था। अरे इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते, लाला गुल के बोलने से पहले मारूफ ज़ोर से बोली थी। हनीना अफरीदी ने रुख को तिरछा करके मारूफ के खुले हुस्न को मुस्कुरा कर देखा था। मेरे कहने का मतलब है कि आप हमारे घर पहली बार बतौर मेहमान आए हैं, इसलिए कुछ दिन तो आपको यहाँ हमारे गरीब खाने में रहना बनता है। मारूफ ठहरी कॉन्फिडेंट नहायत थी बोल्ड। उसके ख्याल में ज़्यादा देर करना शायद खसारा है, इसलिए बड़े धड़ल्ले से मारूफ ने हनीना अफरीदी का हाथ थाम लिया था। हनीना अफरीदी ने पहले उसके हाथ में दबा अपना हाथ देखा, फिर उसके चेहरे को बगौर देखा था, जिस पर नहायत लाइट सा मेकअप किया हुआ था। हनीना अफरीदी को खूबसूरती अट्रैक्ट करती थी, मगर इन लड़कियों में उसे कोई चार्म नहीं लगता था जो खुद हाथ बढ़ाएं, और हनीना अफरीदी को ऐसी लड़कियों की सख्त चिढ़ थी, जैसे कि अभी और इसी वक्त मारूफ से हो गई थी। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उसके एक इशारे के इंतजार में और अपने पूरे वजूद समेत उसकी झोली में गिरने को तैयार है। लेकिन मारूफ से उसे कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। सॉरी मिस, उसे उस लड़की का नाम मालूम नहीं था, इससे कुछ भी बोले बगैर अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया था। मारूफ ने खुद ही अब तारुफ कराना ज़रूरी समझा था। जी तो मिस मारूफ, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे सुबह होने से पहले अपने घर में होना है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है हनीन बेटा, हमारे साथ अब यहाँ आए हो तो यहाँ रुको कुछ दिन। मारूफ तुम्हें तुम्हें ये शहर घुमाएगी, सैर कराएगी बेटा, आप दोनों मिलकर खूब इंजॉय करना ये चंद दिन। लाला गुल इस खजाने की चाबी को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। वो किसी भी तरह हनीना अफरीदी को यहाँ रोक कर
मारू को उसके करीब करना चाहती थी। तुम लोगों ने क्या बच्चे को अपनी फजूल बातों में उलझा दिया है। हुनैन अभी इतने लंबे सफ़र से थक कर आया, कुछ एहसास करना चाहिए इस बात का, इसलिए इन सब बातों को छोड़ो, हनीन को आराम करने दो। वो भी फ्रेश होकर खाना खाएगा। हनीन आफरीदी के बोलने से पहले ही जहांरा ने बोल दिया था, तो वो वहीं लाला गुल जहांरा की फजूल बातों पर सर तापा सुलग कर भी रह गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेबे। हनीन बेटा चलो आओ, आपका बेडरूम आपको दिखाऊं, वहाँ आराम कर लो, फिर रात का डिनर हम सब मिलकर साथ खाते हैं। इतने में फवाद और बब्रिक भी आ जाएंगे। लाला गुल जहांरा की क्लास को बाद में रखते हुए हनीन आफरीदी को जानिसा नजरों से तकने लगी थी। नहीं प्लीज़, मैं यहीं कुछ देर बैठ जाऊंगा, आप मेरे लिए कोई तरद्दुद या तकलीफ ना करें। हनीन आफरीदी वहीं पर पास रखी चेयर पर विराजमान हो गया था। मुबादा वो उसका हाथ पकड़कर ले ही ना जाए, मगर अभी लाला गुल बोलती कि जहांरा ने उनकी बात काट दी। जहांरा बहू, जाओ और किचन में कुछ मज़ेदार सी डिशेस बनवा लो हनीन के लिए, वो कुछ देर में आ रहा है। जी बेहतर बेबे। लाला गुल दांत चबाती खूंखार नज़र से जहांरा को देखती मारूफ को लिए वहाँ कमरे से निकलती चली गई थी, क्योंकि उनकी बर्दाश्त खत्म ना हो जाए और हनीन आफरीदी के सामने कोई ऐसी बात मुंह से न निकल जाए कि उनका इंप्रेशन गलत पड़े। मगर लाला गुल की ये हरकत हनीन आफरीदी की नज़र से छुपी भी नहीं रह सकी थी। माँ जान, ये क्या आपने दादो को सुनाई क्यों नहीं? वो इतना कुछ बोल रही थी और आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मारूफ पूरी तरह भड़की थी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मारूफ, बेबे से बात बिगाड़ने का मतलब हनीना आफरीदी को खो देना। तुम यूँ करो, कोई दूसरे कपड़े पहन कर आओ, कोई अच्छा सा शलवार कमीज़ पहन लो। मैं ज़रा इस लारविश की बच्ची को देखती हूँ, उसने आज खाने में क्या बनाया, और मैं मेन्यू में और मज़ीद डिशेस बनवाती हूँ जब तक तुम्हारे डैडी और बब्रिक भी आ जाएंगे। ओके। उसने सूट चेंज करने पर कड़वा सा मुंह बनाया था। मेरी जान, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। सारी ज़िंदगी राज करोगी और अपनी माँ जान को दुआएं दोगी। मारूख अपनी माँ जान की बातों को बगौर सुनती हुई मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी जो कह रही थीं और करने जा रही थीं वो बिल्कुल दुरुस्त था। ऑल राइट माँ जान, फिर तो दादों की कुछ कड़वी किसी बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनना ही पड़ेंगी, एंड ऑफ कोर्स बर्दाश्त भी करना पड़ेंगी। यस माई चाइल्ड। दोनों ने शातराना ऊंचा कहका लगाया था। आंटी प्लीज़, मुझे बाकी किसी शय की तलब नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी निकलना है। लाला गुल और मारू की फजूल हरकतों से वो सख्त बेजार हो गया था। बेटा पहले खाना खा लो, फिर मैं तुमसे तफसील से बात करती हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। और बेटा, फिर अभी तुम लारविश से भी तो नहीं मिले हो। उफ, हनीन आफरीदी का दिल अपना सर पीट लेने को चाहा था, लेकिन वो भी इन दोनों से कम नमूना नहीं होगी। वो सिर्फ सोचकर रह गया था। लारविश ने मिनटों में 2-3 डिशेस मजीद बना ली। लाला गुल के हुक्म पर सारा खाना टेबल पर चुन दिया था, और ये सारा काम वो आज मामूल के मुताबिक अकेले ही कर रही थी। आज चूंकि काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसके जिस्म का एक एक हिस्सा पहले से ज़्यादा दुख रहा था। हल्का सा फीवर भी हो गया था। हाँ, तो लारविश टेबल पर सारा खाना चुन दिया। मारूक अंदर दाखिल होती हुई बोली थी। उसे देखते लारविश पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। पर्पल एंड पिंक इम्तिजाज के कुर्ते पजामे में बड़े से दुपट्टे को संभालते वो हर दिन से अलग और खूबसूरत लग रही थी। बेशक मारूफ बहुत खूबसूरत थी, मगर आज तो उसका हुस्न सराहे जाने के काबिल था। ये बनाव सिंगार, ये नाज़ो-अदा, ये एहतमाम ऐसे ही तो नहीं। यकीनन आज कोई ख़ास मेहमान आया है, जिसकी बदौलत आज मारूफ ने ये एहतमाम, ये बनाव सिंगार किया है। महारानी साहबा, अगर सोचो कि दरअसल से बाहर निकलोगी तो कुछ अर्ज़ कर सकती हूँ। लाला गुल ने लारविश को तंज़ी और काटदार नज़रों से घूरा था। वो बुरी तरह चौंक कर रह गई थी। वो जानती थी अगर मुमानी जान उसके साथ थोड़ी बहुत रियायत बरतती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जहांरा बेगम की वजह से वो उसकी ढाल बनकर उन दोनों के बीच हायल थी। जहांरा बेगम सिर्फ लारविश की वजह से लाला गुल को इतना सच सुनाती थी, मगर लाला गुल भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। खरी खरी जबान दराजी करती थी, हालांकि वो इतना समझाती थी कि मत बोला करें। नानो क्यों उलझती हैं आप मुमानी जान से? आप जानती तो हैं उनकी आदत को। फिर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो जो कुछ कहती हैं मैं खामोशी से सुनकर दरगुजर कर देती हूँ, और फिर जब नसीब में ही ये सब लिखा है तो किस्मत को क्या दोष देना। लारविश मायूसी की चादर ओढ़े जहाँ का दिल खून खून कर देती थी। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे नहीं उलझूं? वो होती कौन है तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने वाली? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मजीद इससे नाइंसाफ़ी नहीं करने से रोक नहीं पाती। इस पूरे इतने बड़े घर की सफाई तुम करती हो, किचन की जिम्मेदारी तुम्हारे सपुर्द कर दी। चलो मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया, मगर जब वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक बर्ताव करती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से गुस्सा तुम्हारे ऊपर आता है कि तुम खामोश क्यों रहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। नानो, आपने शायद गौर से नहीं सुना मुमानी जान ने क्या कहा है। हाँ हाँ, सब सुना है, मगर याद रखना मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर वो समझती है कि बबरी जैसे लोफ और आवारा लड़के से तुम्हारी शादी कर लेगी तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी उसके साथ करा के मजीद दुखों गमों के समंदर में नहीं धकेलूंगी। जहांरा की बातों से वो एक पल को सहम कर रह गई। नानो यकीन करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, यही तो मेरा ठिकाना, मेरा आखिरी आसरा है। इस घर का सारा काम करती हूँ, मुमानी जान की कड़वी कसीली बातें सुनती हूँ, उनको जुल्म और सितम सहती हूँ, तो यकीन माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बब्रिक से मेरी शादी करके उम्र भर के लिए मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मैं अपने नसीब से मुकद्दस से नहीं लड़ सकती, और फिर मैं तो हूँ ही बदनसीब। 1 साल की थी जब अपने माँ बाप को एक जानलेवा एक्सीडेंट में खो दिया। दुधियाल वालों ने छूट समझ कर नाता तोड़ लिया। ऐसे में आप ही ने तो मुझे पाला, मेरी परवरिश की,
हुमायूं जान ने अपने घर में जगह दी, मैं उनका एहसान कैसे भूल सकती हूँ। सर्द लबो लहजे में कहते उसकी हिरनी आंखों में एक समंदर सा ठहर गया था, जिसे उससे जहाँ आरा से छुपाने के लिए रुख में मोड़ लिया था, मगर जहाँ आरा की ज़रीफ और ज़ीरक निगाहों ने इन हिरनी आंखों में तैरता दर्द छुपा नहीं रह सका था। जहाँ का दिल जैसे कट कट कर गिरने लगा हो। लाविशा गुलान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और उसका खूबसूरत चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया और उसकी रोशन पेशानी पर प्यार की मोहर सबत कर दी। मेरी जान, तूने इस एहसान का बदला सूद समेत चुका दिया और फिक्र मत कर, मैं अपनी लाविश शहजादी को इस जहन्नम से नजात दिलाऊंगी। तेरे खूबसूरत और प्यारे चेहरे की तरह तेरा नसीब भी बहुत खूबसूरत और ताबनाक है। देखना, बहुत जल्द मेरी इस शादी शहजादी को एक खूबरू शहजादा आएगा और इस कैद खाने से आज़ाद करा के ले जाएगा। नानो, आप भी ना। वो नम आंखों से झिप कर रह गई थी। तो और नहीं तो क्या, मैं तेरी शादी इस बदमाश बब्रिक से कभी नहीं होने दूंगी। नानो, बब्रिक आपके इकलौते पोते भी हैं, बस यही तो गम है। मगर मुझे अपने इकलौते पोते से बढ़कर अपनी फूलों सी नाजुक नवासी लारविश अजीज है, प्यारी है। लारविश जहाँ रखी गले से लगी अपनी सोचों को सोचती, वो किचन का बाकी काम अधूरा काम समेटने लगी थी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे हो गए सिवाय लारविश के। ये लारविश कहाँ है? जहारा को चेयर पर बैठते देखकर सबसे पहला ख्याल लारविश का ही आया था। बेबे, मैंने उसे कमरे में भेजा है तैयार होने के लिए। लाले गुल ने अपनी चालाकी होशियारी के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। मैं तो वहीं कमरे से आ रही हूँ, मुझे तो लारविश नजर नहीं आई। जहाँ आरा को लाला गुल की सारी शातराना सोचों का इल्म था, यकीनन किसी काम में लगा दिया होगा। एक टाइम का खाना वो बच्ची सुकून से नहीं खाती थी। अरे बेबे, आप भी किन चक्रों में पड़ गई? अच्छा ऐसा है, बब्रिक तुम जाओ लारविश को लेकर आओ। फवाद शाह ने पास बैठे बब्रिक शाह को हुक्म दिया था। बब्रिक शाह तो जैसे बादशाही खिल गई थी। वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी चेयर से खड़ा हुआ था। फवाद शाह को लाला गुल फ़ोन पर हनीन अफरीदी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। वो बहुत खुश हुए थे, उन्हें भी अपना बिजनेस सितारों को छूता नजर आ रहा था। वो हनीन अफरीदी से खुशकुन गुफ्तगू में मसरूफ हो गए थे। इधर बब्रिक शाह झूमता हुआ लारविश और जहाँ रखे मुश्तरका बेडरूम में दाखिल हुआ। लारविश फ्रेश होकर वाशरूम से निकली थी। बब्रिक की बेबाक नजरें उसके सरापे में जैसे सुराख कर रही हों। लारविश की नज़र उस पर उठी तो दिल शिद्दत से चाह के उसकी गलीज आंखें, उसका ये मकरू चेहरा अपने नाखूनों से बुरी तरह नोच डाले। वो जो हमतन खुद को बड़ी सी चादर में छुपाई रखती थी, उस वक्त मुंह हाथ धोने की वजह से चादर वहीं बेड पर रख दी थी। उसका ख्याल यही था कि टेबल पर खाना लगा दिया तो सब घर के अफराद खाना खाने में मसरूफ होंगे। मगर वो भूल गई थी कि बब्रिक शाह जैसे शैतान सिर्फ इंसान से हर शय की तवक्को की जा सकती है। उस वक्त बब्रिक शाह को अपने बेडरूम में देखकर उसका खून बुरी तरह खौल उठा था। लारविश ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बेड पर पड़ी चादर उठाई और खुद को उस चादर में छुपा गई। सिवाय चेहरे के कोई जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। कम अज़ कम अगर किसी के रूम में आते हैं तो दरवाज़ा नॉक करके आते हैं, इतने तो मैनर्स होने चाहिए। लाविश के चेहरे पर हद दर्जा बेजारियत नागवारियत के साइल मंडलाए थे, और ये कोई अब से नहीं, बचपन से लेकर शऊर की मंजिल पर कदम रखने तक वो हमेशा से उससे चिढ़ती आई थी। ऐसा लगता इसकी शक्ल देखते ही कोई कड़वा बादाम उसके मुंह में आ गया हो। मेरी जान, तुम किसी की कहाँ हो? अपनी ही तो हो, मेरी होने वाली बीवी। और ये जो तुम हर वक्त बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए रखती हो ना, शादी के बाद मैं तुम्हें ये बड़ी सी चादर ओढ़ने नहीं दूंगा। बेडरूम की चार दीवारी में तो बिल्कुल भी नहीं। बब्रिक शाह बगैर उसकी बेजारियत और नागवारियत को खातिर में लाए उसके खूबसूरत चेहरे पर अपने नजरें गाड़े था। लारविश को बुरी तरह उसको घूर कर रह गई थी। वो उसके चेहरे से, उसकी फजूल बातों से सख्त नफरत करती थी। बस चलता तो सफ़ा हस्ती से उसका नापाक वजूद मिटा ही देती। इतनी जालिम नज़रों से मत देखो, वरना मैं अपनी हदूद खो बैठूंगा। चेहरे पर मुकरू मुस्कुराहट लिए वो उसकी जान ही तो चला गया था। आप काम की बात कीजिए, यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत क्यों की? लाविशा गुलान ने उसके सिम से रुख ही मोड़ लिया था। बब्रिक चलता हुआ उससे एक कदम के फासले पर आ ठहरा हुआ। उसने एक ठंडी सांस भरी थी। सच्ची तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था। लाविश ने चेहरा घुमाकर उसे देखा। उसकी नज़दीकी पर अब उसे खौफ महसूस हुई थी। बब्रिक शाह उसकी आंखों में झांकने लगा। अब शाबाश, उसी वक्त अपनी ये चादर उतार दो, मैं तुम्हें दिल भर के देखना चाहता हूँ। बब्रिक शाह तादेर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। उसने लारविशा गुलान की चादर थाम कर हटाना चाहिए। बब्रिक शाह, लारविशा गुलान ने उसके गाल पर बेसाख्ता हाथ छोड़ दिया था। ये क्या बदतमीज़ी है बब्रिक शाह, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझसे ना सिर्फ ऐसी घटिया फजूल गुफ्तु बात करते हुए, बल्कि ऐसी नाजेबा हरकत करते हुए भी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे ये सब हरकतें सख्त नापसंद है। गुस्से और गम की शिद्दत से उसका सांस फूलने लगा। उसका रुमा रुमा उस लम्हे को कोस रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आंखों में चिंगारियां भरे वो लाविश को घूर रहा था, जैसे आंखों से निकलते शोलों से ही भस्म कर डालेगा। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती, अपनी इस गोरी चमड़ी पर। याद रखना लारविश, जिस दिन ये फासले खत्म हुए, जिस दिन तुम मेरे निकाह में आई, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर दूंगा। तुम्हारे जिस्म पर इतने गहरे जख्म लगाऊंगा कि मरहम भी लगाना चाहो तो भी तकलीफ होगी। वो जियतनाक जिंदगी दूंगा कि खुद से पना मांगोगी। मिस लारविश, तुम्हें मेरी बेइज्जती की सज़ा अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी होगी। बब्रिक शाह लारविश के एक थप्पड़ से बिखरा हुआ शेर बन चुका था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी और इसी वक्त लारविश से अपने थप्पड़ का जवाब ले ले। और लारविश तो वो तो जैसे सन्नाटे में आ गई थी, अंदर ही अंदर सहम गई थी। बब्रिक शाह की ऐसी बातों से उसका रमा रमा कांप उठा था।
वो सोच भी नहीं सकती थी कि बब्रिक शाह बदले की आग में इस कदर जल रहा है। वो ये भी जानती थी कि बब्रिक शाह उससे अपनी बेइज्जती अपनी तहज़ीब व तस्लील का बदला ज़रूर लेगा। बब्रिक शाह एक बदकुमाश, एक आवारा भंवरा किस्म का इंसान था जो कभी किसी एक शाख पर बसेरा नहीं करना जानते। उसे लार्विश जैसी दब्बू सुकड़ी समी डरपोक लड़कियां पसंद नहीं थीं, मगर जाने कब और कैसे इस पर नजर आ ठहरी कि उसे भी अपनी हवस का निशाना बनाकर छोड़ देता। मगर जहांरा उसके आगे मजबूत चट्टान बनकर खड़ी थी। यही वजह थी कि वो अभी तक अपने नापाक और गलीज इरादों में नाकाम ही रहा था। मगर इसका हल उसने निकाल लिया था। अपनी माँ जान लाला गुल को बड़े मुश्किल से मना लिया था कि वो लार्विश से निकाह कर लेगा और लाला गुल को भी अपने घर के लिए एक मुफ्त और मुलाजमा मिल जाएगी। वो भला अपना नुकसान कैसे करती, अपने मफाद के लिए लार्विश को अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। फिक्र मत करो, ज़्यादा दिन नहीं है तुम्हें मेरे बेडरूम में आने में, काटदाला लहजे में कहते वो जैसे ही उसकी तो जान ही निकाल गया था। लार्विश, जहांरा ने पीछे से पुकारा था। जहांरा की आवाज़ सुनकर लार्विश की रूह जैसे जिंदा हो गई थी। जहांरा आगे बड़ी नहायत बुरी तरह से बब्रिक को घूरा था, जिसका बब्रिक शाह पर असर नहीं हुआ था। तुम अभी तक यहीं हो, चलो खाना खा लो। उन्होंने बब्रिक शाह को नज़रअंदाज किया और लार्विश का हाथ पकड़कर वहां से निकली थी। उसकी बकवास पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहांरा को लार्विश ने सहमी नज़रों से देखा था। इसका मतलब वो बब्रिक शाह की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। जहांरा ने लार्विश की सहमी हुई हिरनी आंखों में बगौर झांका। बब्रिक शाह की बातों से वो किसी खौफजदा चिड़िया की तरह हो गई थी। मगर वो जो सोच चुकी थी, जिस जगह पर वो लार्विश हुक्मरान को देख रही थी, वहां बब्रिक शाह पर भी नहीं मार सकता था। वो दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। नजरें झुकाए लार्विश ने धीमे से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। हनीना अफरीदी ने बिलोरी आंखें ऊपर उठाई, मगर ये नज़र बहुत आम सी थी। बल्कि लार्विश को देखकर अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हुई थी। इस कदर खुद को इतनी बड़ी चादर में ढांपा हुआ था कि सिवाय चेहरे के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। इस घर में भी एक से एक नमूना है। एक है तो जिसका सिरे से दुपट्टा ही गायब और दूसरी ने कपड़े का पूरा थान खुद पर लपेटा हुआ है। हनीना अफरीदी सिर्फ सोच कर ही रह गया था। बैठो बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लाला गुल ने लार्विश को नरम मुलायम नजरों से देखा था और इतनी शेरनी अंदाज में बात की। कुछ पल के लिए तो वह हैरान ही रह गई, मगर हनीना अफरीदी पर नजर उठी तो लाला जान का जान निसार अंदाज समझने में देर नहीं लगी थी। हनीना अफरीदी तो वैसे भी खाने का बहुत शौकीन था। हर डिश बिला तरद्दुद और बिला तकल्लुफ के खा रहा था। वो किसी को जहमत देने का मौका ही नहीं दे रहा था कि मारूख या लाला गुल कोई डिश खुद उसे आगे पेश करती। लगता है हनीन को खाना बहुत पसंद आया, फवाद शाह ने बुजुर्गाना शफ़क़त से पूछा। ऑफ कोर्स, खाना वाकई बहुत लजीज और मज़ेदार बना है, और चूंकि मैं मज़ेदार खाना खाने का ही शौकीन हूँ, मेरी मामा के हाथ में बहुत जायका है, इसलिए वो भी मुझे ऐसे ही बहुत मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाती हैं। माँ के ज़िक्र पर हनीना अफरीदी के चेहरे पर नर्म सा जज्बा था। लगता था वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और फिर माँ तो होती ही ऐसी चीज़। मगर लाविश के नसीब में भला माँ का प्यार कहाँ था। तुम्हें खाना पसंद आया तो समझो लाविश की मेहनत वसूल हो गई। जहांरा ने सच बताना ज़रूरी समझा। जहांरा की बात पर हनी ने लाविश का झुका हुआ सर देखा, जो शायद गहरी सोच में गलता थी। खाना इन्होंने बनाया है? हनीना अफरीदी की आवाज़ पर लाविश ने चौंक कर सर उठाया था। हाँ, आज की सारी डिशेस लाविश नहीं बनाई हैं। जहांरा ने फकरिया नज़रों से लाविश को देखा था। उसे अपना यूं डिस्कस किए जाना लाविश को कंफ्यूज कर गया था। उससे खौफजदा नज़रों से डरते डरते लाला गुल को देखा, जो नहायत गुस्से और खा जाने वाली नज़रों से जहारा को देख रही थी। वेरी गुड, आप तो वाकई तारीफ किए जाने की मुस्तहिक हैं। हनीना अफरीदी ने मुस्कुराते हुए लाविश और गुलान को देखा था। हनीना अफरीदी तो वैसे भी दिल में कुछ नहीं रखता था, जो दिल में होता था वो ज़बान पर होता, मगर उसकी ये सच्ची तारीफ मारूफ का दिल ज़रूर चला गई थी। लाविश का तो वो हाल था कि काटो तो खून नहीं, वो तो वैसे भी ज़रा सा खाना प्लेट में निकाल कर चुग रही थी। वो भी हनीना अफरीदी की बात पर छोड़ दिया। अरे बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाविश वाकई बहुत मज़ेदार खाना बनाती है, मगर मेरी मारूफ तो इससे भी ज़्यादा जायकेदार खाना बनाती है। लाला गुल को लाविश का यूं सराहे जाना सख्त जहर लगा था। वेरी नाइस। हनीना अफरीदी ने मारूफ की तैयारी को ही देखा था, पर समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले की ड्रेसिंग और अब की ड्रेसिंग क्या मायने रखती है। और नहीं तो क्या। अच्छा, एक काम करो, मारूफ जाओ और हनीन के लिए अच्छा सा कहवा बनाकर लाओ। लाला गुल ने मारूफ को हुक्म दिया। मारूफ का चेहरा देखने के लायक था, और ये फक चेहरा हनीना अफरीदी की नज़रों से छुपा नहीं रह सका। वो इतने मज़ेदार खाने के बाद अपने मुंह का जायका ख़राब नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ये जहमत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सब्ज़ कहवा नहीं पीता। हनीना अफरीदी ने सोलो से इनकार कर दिया। मगर बेटा, मारूफ बहुत मज़े का सब्ज़ कहवा बनाती है, आप पी कर तो देखो, ज़िंदगी भर जायका मुँह में नहीं जाएगा। हो सकता है ऐसा ही हो। उसे भरपूर नज़रों से तंजिया नज़रों से सजी सवरी मारूफ को देखा, और ये तंजिया नज़रें जहाँ आरा से छुपी नहीं रह सकी। वो नीचे चेहरा की हल्के से मुस्कुरा दी। मगर प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं वाकई सब्ज़ कहवा नहीं पी सकता। इस वक्त थोड़ा आराम करूँगा, फिर वापसी के लिए भी जाना है। हनीना अफरीदी खड़ा हो गया। वो वाकई मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था। एक तो लंबे सफ़र की थकान, ऊपर से लाला गुल और मारूफ की बातों और हरकतों ने ज़हनी तौर पर भी थका दिया था। उसे शदीद तलब हुई थी कि कुछ नहीं तो 1 घंटा आराम ही कर ले। हाँ हनीन, तुम भी
तो मुझे वाकई बहुत थके हुए लग रहे हैं, चलो आओ मेरे बेड पर ही कुछ देर के लिए आराम कर लो। जहाँ आरा उसको अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई, जबकि पीछे लाला गुल और मारूफ तो देखते ही देखते रह गई। इस दौरान बादशाह भी आराम की घर से अपने बेडरूम में चले गए थे। अब तुम क्या मुंह लेकर बैठी हो, बस करो, बहुत खा लिया, उठो और इन सब बर्तनों को समेटो। जहाँ आरा का सारा गुस्सा फिलहाल लाविश पर ही निकला था। वो तो वैसे भी खाना नहीं खा रही थी, इससे पहले कि मजीद बेइज्जती होती वो फ़ौरन से पेशतर खड़ी हो गई थी। उसी वक्त बबिक्षा अपने कमरे से निकला। ओके माँ जान, मैं जा रहा हूँ, एक फ्रेंड का फ़ोन आया है। तुम डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आए, खाना भी नहीं खाया? लाला गुल का सारा गुस्सा बबिक्षा को देखते हुए रंचू हो गया। आज रात दोस्तों ने साथ डिनर पार्टी है, वही खा लूँगा। ठीक है जाओ। बबिक्षा ने लाविश से बबिक्षा जान कर लाविश से टकराता हुआ आगे बढ़ा था। लाविश जी जान से जलकर रह गई थी। उसने हिनी आंखों में गुस्सा लिए उसे देखा तो बबिक्षा नहायत ही बेहूदगी से मुस्कुराता और फ्लाइंग किस करता एक आंख दबाता वहां से निकलता चला गया। जंगली जाहल वहशी। लाविश अंदर ही अंदर उसे कोसती गालियां देती बर्तनों का अंबार समेटती रही। माँ जब मुझे सख्त बोरियत महसूस हो रही है, इस ड्रेस में तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म पर एलर्जिक हो गई हो। मैं जल्द अज जल्द चेंज करूंगी। नहीं, जब तक हनीना आपके घर में मौजूद है तुम ड्रेस चेंज नहीं करोगी। माँ जाना इस वेर अब ज़्यादा देर अपने जिस्म पर इस सूट को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी दादो हनीना आफरीदी को लेकर अपने रूम में जा चुकी हैं, तो मैं भी अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मारूफ, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, जब तक हनीना आफरीदी घर में मौजूद है ना तो तुम ये सूट उतारोगी ना ही घर से बाहर जाओगी। लाला गुल ने हल्के से डपटा था। माँ जान, वो बुरी तरह से छोगी मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, इसमें तुम्हारा और हम सब का ही फ़ायदा है। तुम यही कोशिश करना कि हनीना आफरीदी को कुछ दिन यहाँ रोक लो, उसके आगे पीछे फिरो और उसको अपने हुस्न का दीवाना बनाओ कि वो तुम्हारा दामन छोड़कर भाग ही ना सके। लाला गुल ने प्यार से उसके गाल पचका रहे थे। ऑल राइट, फिर मैं अपने बेडरूम में कोई इंग्लिश मूवी देख लूँ ताकि कुछ बोरियत दूर हो। उसने लाला गुल की बात मान ली और अपने बेडरूम में जाने के लिए खड़ी हो गई। मेरी अच्छी और प्यारी बेटी, लाला गुल ने खड़े होकर उसकी पेशानी पर बोसा लिया था। अब ऐसा है लाविश, तुम यूँ करो, ऊपर मेरे लिए एक कप गम कॉफ़ी ले आओ। मारूफ ने साथ ही बर्तन समेटती लाविश को हुक्म सादर किया। लाविश छोड़ो ये सब, जाओ जाकर मारूफ को जो चाहिए उसे दो, बाद में आकर ये सब समेट लेना। लाला गुल ने लाविश को सख्ती से हुक्म दिया। जी बेहतर। लाविश बर्तन वहीं रखती किचन में आई ताकि मारूफ के लिए काफ़ी बनाकर ऊपर पहुंचाए। रात के 3 बज रहे थे। घर का हर फर्द गहरी नींद में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था, सिवाय 2 लोगों के, एक जहां और दूसरी लाविश। हनीना आफरीदी का सोने का कोई इरादा नहीं था। उसे तो बस इतना सोचा था कि वो 1 घंटा रुकेगा और फिर जहां को लेकर चला जाएगा, मगर उसकी थकन चेहरे से होती हुई आंखों पर आ ठहरी थी। जाने वो कब और कहाँ सोता, जैसे उसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे इसे कोई पुकार रहा है। वो कोई ख्वाब समझकर झुठला देता, मगर अब किसी ने नरमी से उसका शाना थामकर पुकारना शुरू कर दिया। किसी की आजाना पुकार और किसी की दबी दबी सिसकियां। ये कोई ख्वाब नहीं है शायद। हनीन आफरीदी ने होले से आंखें खोली। जहारा उसके चेहरे पर झुकी उसको नरमी से पुकार रही थी। जहारा की इस तरह पुकारने पर इन बलोरी आंखों में जितनी हैरत हो कम थी, और ऊपर से साइड में बड़ी सी चादर में ढकी छुपी लाविश इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? वो उस तरह क्यों सिसक रही थी? हनीन आफरीदी तेजी से उठा। आंटी खैरियत तो है ना? सब कोई मसला हो गया है क्या? जहारा की बूढ़ी आंखों में कुछ था जो हनीन आफरीदी समझ से बाहर था, मगर हाँ, इन आंखों में ठहरी नमी से उसका माथा जरूर ठनका था। बेटा, मैं तुम्हारे पास बहुत आस से आई हूँ, तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तुम्हें अपने चाहने वालों का वास्ता है, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उनके लबो लहजे में नहायत आजी थी, इल्तिजा थी। वो कच्ची नींद समेत लम्हा भर के लिए चकरा कर रह गया। नानो प्लीज़ ऐसे मत करें, ये गलत है, ज्यादती है इनके साथ। लारवी जहां का कमज़ोर शाना थामे मिन्नत करी थी, मगर जहां उसकी एक भी सुनने की रवादार नहीं थी। और हनीना आफरीदी लाविश अगलान को इस तरह रह रोके और जहां आरा से यूं मिन्नत करते देखकर मजीद उलझन का शिकार हो गया था। मगर फिलहाल ये उलझने का वक्त नहीं था। रात के इस पहर जहां आरा जो उसकी दादों की तरह थी, यूं अपनी मिन्नत किए जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वो बेड से नीचे उतरा और एक सरसरी सी नजर काली चादर में छुपे चेहरे पर डाली और जहां आरा का भीगा चेहरा देखा। आंटी आप प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर क्या बात है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम पहले मुझसे वादा करो कि जो मैं तुमसे मांगूंगी वो मुझे दोगे। उन्होंने बाकायदा आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। ऑल राइट, मगर आप बताएं तो सही। बेटा लाविश, मेरी नवासी से निकाह कर लो, उसे इस जहन्नम से आज़ाद करा लो। वाट? ये शौक हनीना आफरीदी के लिए बहुत शदीद था और झटका भी इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा लगा कि जैसे उसकी दिमाग की रग फट जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? उसने अपने दोनों हाथ जहांरा के हाथों से निकाल लिए थे। बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था। जहांरा की बुरी आंखों में उस कदर बेबसी थी कि वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। नानो प्लीज़ मुझे बेमाया मत करें, मैं जैसी भी ज़िंदगी जी रही हूँ उसमें खुश और मुतमईन हूँ। लारिश को अपना यूं बेमाया होना रुला रहा था। हनीन बेटा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। डॉक्टर्स ने मुझे ब्रेन कहा है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर, वो भी आखिरी स्टेज पर।
मगर शायद अब तक ये चंद सांसें मेरे रब ने इसलिए मुझे अता की हैं कि मैं लारविश को किसी महफूज और मजबूत हाथों में सौंप सकूं, और अल्लाह ने मेरी सुन ली। तो मेरे सामने आए तो मुझे लारविश का मुस्तकबिल, इसकी ज़िंदगी महफूज लगी। मैं जानती हूँ कि अगर लारविश के नाम के साथ तुम्हारे ख़ानदान का नाम जुड़ जाएगा तो इस पर मामूली सी भी आँच नहीं आएगी, लेकिन अगर ये यहाँ रहेगी तो ये सब घर वाले मिलकर मेरी बच्ची को जिंदा ही दरगोर कर देंगे, कतरा कतरा करके मार देंगे। मेरी मासूम बिन माँ बाप की बच्ची घुट घुट के मर जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम लारविश को अपना नाम दे दो, उसके सर पर अपने नाम की रिदा उड़ा दो, उसे इस जहन्नम से निकाल दो, दूर ले जाओ इन सब की नज़रों से बहुत दूर। जहारा ने हनीना अफरीदी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करें, इस तरह मेरे आगे हाथ मत जोड़ें, आप मेरी बड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हनीना अफरीदी ने जहारा के दोनों हाथ जुड़े हाथ थाम लिए थे। तो बेटा मेरी झोली भर दो आंटी, आप जो कह रही हैं मुझे नहीं पता क्या दुरुस्त है क्या गलत, क्योंकि कल आपकी बहू ने तो आपकी नवासी को अपनी बहू और अपने बेटे की मंगेतर कहकर मुझसे मुतारिफ करवाया था। बकवास करती है, वो बबरी के एक अय्याश और अबाश किस्म का लड़का है। वो लारविश से निकाह जरूर करेगा, मगर उससे पैर की जूती का भी दर्जा नहीं देगा। लाला गुल लारविश को इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती है जिंदगी भर के लिए, वरना क्या मैं नहीं जानती हूँ कि बबरी की शादी अपने खानदान में ही करेगी। मुझे तुम उस सारे मसले का हल लगते हो। मैं अपनी खाली झोली तुम्हारे पास लाई हूँ बेटा, इसमें मेरी लारविश की खुशहाल जिंदगी की भीख डाल दो। जहां ने अपने सफ़ेद दुपट्टा उसके आगे फैला दिया। नीना अफरीदी सिर्फ देख कर रह गया। उसकी बिलौरी आंखों में उलझन ही उलझन थी। उसकी एक सोच ये भी थी कि वो फंस ना जाए आंटी, मगर सुबह सबको सब कुछ पता भी तो चल जाएगा, तब क्या होगा? जब तक तुम दोनों इस शहर की हदूद से बहुत दूर निकल चुके होगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अभी तुम दोनों का निकाह हो जाएगा, ठीक 15 मिनट बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बाहर बाहर ही खड़ी है, यहाँ से तुम दोनों को बाहर मैं निकाल दूंगी। आंटी एक बार फिर सोच ले, आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगी ये सब करके। जहाँ आरा लाविश को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल रही थी, उसका भी उसे एहसास था। बेटा मुझ बुढ़िया की ज़िंदगी अब बची ही कितनी है जो मुश्किल में आए। हाँ, लाविश के इस जहन्नम से आज़ाद होने के बाद मैं सुकून से मर जरूर सकूंगी। नानो, लाविश पिलकते हुए जहारा से लगी थी। हनीना अफरीदी ने आंसू से भीगे चेहरे को अब गौर तका था, मगर उसे देखकर सवाई कोफ्ती कुछ हासिल नहीं हुआ था, और उसने एक साथ सांस भरते हुए उसकी जानिब से रुख ही फेर लिया था। कोई 10 मिनट में उन दोनों का निकाह भी हो गया था। लारविश अगलान से लारविश हनैन का सफ़र उसने चंद लम्हों में तय किया था। तकदीर के भी अजीब निराले खेल थे जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, वो हो चुका था उसके साथ। लारविश जहां से लिपट कर बेतहाशा रो दी। हनीना अफरीदी उसके रोने से मजीद कोफ्त का शिकार हो गया था, मगर उसकी कोफ्त पर समय आज़ादी हावी हो गई थी। और जब समय आज़ादी का तस्वर जहन में आया तो पता चला कि उसने बिना सोचे समझे कितना बड़ा कदम उठा लिया है। अब जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकलो। और हनीन, ये लो इस निकाह नामे की कॉपी। जहां ने निकाह नामा उसकी तरफ बढ़ाया जो उसने थाम लिया था। जहां को अपनी कज़न, अपनी अजीज़ जान सहेली के पोते पर बेइंतहा प्यार आया था। बहुत नेक, सादतमंद और फर्माबरदार बच्चा था। यकीनन उनका फैसला गलत नहीं था। वो जो उनकी जान लारविश गुलान के लिए मसीहा बन के आया था। उन्होंने बेसाख्ता ही आगे बढ़कर उसका चेहरा थाम कर उसकी रोशन पेशानी पर प्यार भरा बोसा लिया था। नीना अफरीदी उनके यूं प्यार करने पर हौले से झीम कर रह गया था। नानो, मुझे खुद से दूर मत करें। वो एक बार फिर उनसे लगी रोने लगी थी। बच्चों जैसी बातें मत करो, अब तुम्हारा सब कुछ ही हनीन है। बैठो जल्दी से गाड़ी में, कोई यहाँ आ गया तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। जहां ने उसे ज़बरदस्ती खुद से अलग करके फ्रंट सीट पर बिठाया। ड्राइविंग सीट तो हनीना अफरीदी संभाल चुका था। इसके साथ ही यहाँ हम इसका पार्ट 7 का इख्तिताम करते हैं। मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, लारविश का करैक्टर और हनीना अफरीदी का और लारविश का करैक्टर आपको इस एपिसोड में कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बताइए फिर अब आगे क्या होगा, थोड़ा सा तुक्का लगाइए, सस्पेंस है थोड़ा सा इसमें। चलिए फिर मुझे इजाज़त दें, कल इसके पार्ट नंबर 8 के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआएं बातों में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसके 8वें हिस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।